हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आप भविष्य में एसएससी सीजीएल टियर 2 या एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हों तो आप सभी के लिए क्लास ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। पूरी क्लास को नोट कीजिएगा, एक एक पॉइंट को आप लिखते चलिएगा। 100% आज की क्लास से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न कहा गया है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, महात्मा ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा तो आपको नोट करके रखना है। प्रार्थना समाज इसकी स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और दोस्तों कब की गई है यह भी महत्वपूर्ण है, 1967 में। 1967 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी देते हैं आपको। राजा राम मोहन राय, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। दोस्तों कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी, इसको भी आप नोट करें। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने दोस्तों कौन से समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? महात्मा ज्योतिबा फुले। और ये सत्यशोधक समाज कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, इसको भी आप नोट कर लें, एसएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है आर्य समाज। आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और किस वर्ष की थी ये महत्वपूर्ण रहेगा, 1875 ईस्वी में की थी, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय समाज की भी स्थापना की गई थी, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सती प्रथा का अंत, दोस्तों इसको किसने कहा था इसको बंद करने के लिए? तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय की सिफारिश पर किया गया था। और किसने किया था? विलियम बेंटिक। और कब किया था? 1829 ईस्वी में, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों यहाँ पर एक समाज और बचता है, कौन सा? राम किशन मिशन। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी, इसको भी आप नोट कर लें। ये कुछ महत्वपूर्ण समाज हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। पुडुचेरी में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गोवा में। यहाँ पर दोस्तों पांडिचेरी, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई, इसको आप ठीक कर लेना। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, सबसे पहले तो आप कमेंट कर अभी ये बताएं ये किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका जवाब कमेंट कर आपको बताना है। और 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपको नोट करना है कर्नाटक में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। 2022 वाला कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में। 2022 वाला कहाँ हुआ था? पुडुचेरी में। लेकिन 2023 वाला ये कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक। कर्नाटक में भी कहाँ पर? धारवाड़। धारवाड़ कर्नाटक में, इसको भी आप नोट कर लें। ये 2023 वाला इसका आयोजन कहाँ? कर्नाटक में, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश, तो आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? ये दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों इसमें विजेता कौन रहा है? तो आपको याद रखना महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, इसको भी आप नोट कर लें, ये सवाल महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा में। और दोस्तों पहले वाला कहां हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम? तो आपको याद होगा पंचकुला हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम, जो दोस्तों 2022 वाला हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों ऑप्शन में देके रखा हुआ है गोवा, तो आपको याद रखना है गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में, इसको भी आप नोट कर लें। और गोवा को हमने आज़ाद कब कराया था? 1961 में आज़ाद कराया था। किससे आज़ाद कराया था? पुर्तगाल से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोवा किसका उपनिवेश था? तो आपको याद रखना है गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों गोवा में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट कर बताएंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यहाँ पर अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि भारत आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। इस सवाल के ऊपर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट डालें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में, कंबोडिया में, गुआना में, फिजी में। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। कंबोडिया में भी कहाँ पर? नोम पे। नोम पे कंबोडिया। ये दोस्तों नोम पे क्या है? इसकी राजधानी है कंबोडिया की। इसको भी आप नोट कर लें। आसियान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत आसियान शिखर सम्मेलन इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? तो आपको याद रखना है नोम पे कंबोडिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1992 में हुई थी इसकी शुरुआत। और 2022 में इसको कितने साल पूरे हो चुके हैं? इसको 30 साल पूरे हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों इसकी 30वीं वर्षगांठ भारत आसियान सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ कहाँ आयोजित हुई है? नोम पे कंबोडिया। आइए दोस्तों आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं, इसको आप नोट कर लें। आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी आसियान की स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है इंडोनेशिया, जकार्ता। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता में स्थित है, इंडोनेशिया में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी किस घोषणा पत्र की सिफारिश पर हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बैंकॉक, इसको भी आप नोट कर लें। बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र की सिफारिश हुई थी आसियान की स्थापना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए आसियान में अभी तक कितने मेंबर थे? 10 मेंबर थे। कितने? 10 है। लेकिन दोस्तों 11वां मेंबर कौन शामिल होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, तिमोर लिस्ते। तिमोर लिस्ते ये दोस्तों आसियान का 11वां मेंबर है। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए एक बार फिर से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। भारत आसियान शिखर सम्मेलन कब से शुरुआत हुई थी? 1992। और दोस्तों 2022 तक इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 30वीं। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? कंबोडिया, नोम पे में। और आसियान का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। इसका दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1967 में। किस घोषणा पत्र की सिफारिश पर? बैंकॉक घोषणा पत्र की सिफारिश पर। कितने सदस्य हैं? 10 है। 11वां सदस्य कौन बनेगा? तिमोर लिस्ते। दोस्तों उज्बेकिस्तान में किसकी बैठक हुई थी? तो आपको याद होगा SCO 2022 है। इसकी बैठक कहां पर हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान। और दोस्तों SCO इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कर कर बताएंगे आप। और SCO ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है? वाराणसी को बनाया है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे प्राप्त हुआ? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा में इस स्लाइड से 100% आने वाली किसी न किसी शिफ्ट में सवाल पूछा जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये किसको प्राप्त हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है। ये प्राप्त हुआ था शरत कमल अंचता को। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये शरत कमल अंचता ये दोस्तों कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? शरत कमल अंचता। इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस। इन्हीं को 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और इसकी राशि दोस्तों कितनी है? 25 लाख रुपए दी जाती है। आपको याद होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। यहां पर हमारे क्या महत्वपूर्ण है? मनीषा कल्याण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अगर आपसे कहा जाए 2022 में महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 है किसको बनाया गया था? मनीषा कल्याण को बनाया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है फुटबॉल से है। अब बात करते हैं मनीषा रामदास। दोस्तों एक ही से नाम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए 2022 में महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर, महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 ये किसको चुना गया? ये मनीषा रामदास को चुना गया। लेकिन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको चुना गया? मनीषा कल्याण को। इन दोनों सवालों को आप याद करके रखना। किसी ना किसी शिफ्ट में आपको नंबर दिला के जाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एसएससी का फेवरेट सवाल है। शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम से, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, मणिपुरी से है। तो आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, इनका संबंध है कुचिपुड़ी। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा के रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। और दोस्तों इससे क्या महत्वपूर्ण है, राजा रेड्डी, कौन, राजा रेड्डी, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी कुचिपुड़ी से, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों एक है दोस्तों लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी दोस्तों कुचिपुड़ी से ही है। बात करते हैं मोहिनी अट्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये कहाँ का है, ये दोस्तों केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का है, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों इससे संबंधित कौन कौन है, थोड़ा आप इसको याद रखेंगे, हेमा मालिनी या श्रीदेवी। अगर आपसे कहा जाए श्री देवी, इनका संबंध किससे, मोहिनी अट्टम से संबंधित है, इसको भी आप याद रखें। कला देवी, कला देवी, इनका संबंध किससे, इनका संबंध भी मोहिनी अट्टम से है। दोस्तों कथकली और मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं, केरल के हैं। बात करते हैं भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु। और इससे संबंधित कौन है, रुक्मणी देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया सवाल, रुक्मणी देवी, इनका संबंध किससे, भरतनाट्यम से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों रुक्मणी अरुंडेल इनका पूरा नाम है, इसको भी आप नोट कर लें। और यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि केमांग, लोहित, सुबनसिरी किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों नदियों से एक सवाल आपकी परीक्षा में फिक्स है, आना ही आना है। कृष्णा नदी की, ब्रह्मपुत्र नदी की, गोदावरी नदी की, कावेरी नदी की। केमांग हो गया, लोहित हो गया, सुबनसिरी, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको नोट करके रखना है। ये सबकी सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी, सॉरी दोस्तों, ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की, किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। केमांग, लोहित, सुबनसिरी, ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां मैं आपको नोट कराता हूं। जैसे कि कृष्णा नदी, तो आप लिखिएगा मूसी, मूसी नदी। इसके अलावा तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। और दोस्तों ये क्या है, घाट प्रभा, घाट प्रभा। और एक और लिख लीजिएगा माल प्रभा, माल प्रभा। ये चार की चार नदियां किसकी सहायक नदी हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। इसकी दोस्तों सहायक नदी कौन सी है, प्राणहिता। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्राणहिता। और दोस्तों इसके अलावा कौन सी, इंद्रावती, इंद्रावती, इसको आप इंद्रावती, ये किसकी है, आपकी गोदावरी नदी की। और एक दोस्तों और लिख लीजिएगा वैनगंगा, गंगा, वैन गंगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये सबकी सब किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की। इसके अलावा कावेरी नदी की दोस्तों सहायक नदी कौन सी है, हेमावती और भवानी। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें। और दोस्तों यहाँ से सारे बिंदुओं को आप नोट करके चलें। 100% आपकी परीक्षा में आज की क्लास से सवाल बनेगा ही बनेगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 103वां संविधान संशोधन में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए। बिल्कुल करंट अफेयर का लल्लन टॉप सवाल। अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 17(6) और ए और बी दोनों। तो आपको याद रखना है 103वें संविधान संशोधन में कौन से दो नए अनुच्छेद जोड़े गए थे, 15(6) और 16(6). आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और अनुच्छेद 103, इसका संबंध किससे, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और दोस्तों अनुच्छेद 104 का संबंध किससे, तो आपको याद रखना है SC ST से संबंधित है। और अनुच्छेद 102, इसका संबंध किससे, OBC से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट करके बताएं अनुच्छेद सॉरी दोस्तों 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। 103वां संविधान संशोधन किसका है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन किसका है, तो आपको याद रखना है ST SC से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है OBC से। अब आप कमेंट करके बताएं कि 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 280। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सीएजी इनका संबंध दोस्तों किस अनुच्छेद से है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 148। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। भारत के पहले सीएजी कौन थे? तो आपको याद रखना है नरहरि राव। नरहरि राव ये दोस्तों भारत के पहले सीएजी थे। और वर्तमान समय में दोस्तों कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये दोस्तों वर्तमान समय हमारे सीएजी हैं, इनको भी आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 280 इसका संबंध किससे? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला सवाल है। अब्दे फतेह सीसी, मोहम्मद इरफान अली और तुमनी रबूका या एंथनी अल्बनीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है 74वां गणतंत्र दिवस है। अब दोस्तों आपको इसका कौन सा दिवस था ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन से क्रम का है? 74वें क्रम का है। और इसमें भारत के मुख्य अतिथि कौन बनकर आए थे? तो आपको याद रखना है अब्दे फतेह सीसी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और इनका संबंध किससे है? इजिप्ट मिस्र से है। इजिप्ट मिस्र से है। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दे फतेह सीसी। ये दोस्तों कहाँ के? इजिप्ट मिस्र के राष्ट्रपति हैं। आप सबको याद होगा कोप 27। कोप 27 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? इजिप्ट मिस्र में हुआ था, आपको याद होगा। बात करते हैं मोहम्मद इरफान। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों ये कौन है? 70वें भारतीय प्रवासी दिवस। 70वें भारतीय प्रवासी दिवस है। इसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए हैं? तो दोस्तों आपको याद होगा मोहम्मद इरफान अली। कहाँ के हैं ये दोस्तों? प्रधानमंत्री गुआना के। गुआना के हैं, इसको भी आप नोट कर लें। और ये दोस्तों कहाँ मनाया गया? इंदौर में मनाया गया 70वां भारतीय प्रवासी दिवस। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये 3 से 4 सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों एक से एक लल्लन टॉप सवाल है, इनको आप नोट करते चलें। मल्लिकार्जुन खड़गे, ऋतुराज अवस्थी, मनोज पांडे, अनिल चौहान, ये चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आपको याद रखना है ऋतुराज अवस्थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। अब बात करते हैं विधि आयोग। दोस्तों पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा में। और दोस्तों विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं ये भी आपको कमेंट कर बताना है। ये दोनों सवाल अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए दोस्तों पहला मैं आपको बता देता हूं। पहले आज़ाद भारत के, अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? शीतलवाड़। आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? शीतलवाड़। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पहले कौन थे? तो मैकाले। इन दोनों सवालों को आप याद रख लें। अगर आपसे प्रश्न कहा जाएगा कि आज़ाद भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपका आंसर होगा शीतलवाड़। अगर आपसे सिंपली ऐसा पूछा जाए कि पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है मैकाले थे। विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं? आपको कमेंट में छाप कर बताना है। मल्लिकार्जुन खड़गे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको आप रट डालें, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा ये वाला। मनोज पांडे, ये दोस्तों आप कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बता देंगे आप। अनिल चौहान दोस्तों कौन है? तो आपको पता होगा सेकंड CDS, भारत के सेकंड चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? अनिल चौहान जी हैं। पहले कौन थे? तो आपको याद होगा जनरल बिपिन रावत है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल कहा गया कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का विजेता कौन रहा है? दोस्तों फीफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ से दोस्तों आपसे SSC क्या पूछ सकता है वो आपको देखना है। लियोनेल मेसी हैं या एम्बापे हैं या मार्टिनेज हैं या फर्नांडिस हैं? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसमें गोल्डन बूट इसका विजेता दोस्तों किसको दिया गया था? तो आपको याद होगा गोल्डन बूट कौन जीते थे? एम्बापे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मैंने ऑप्शन में बताया आपको कहाँ के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, ये भी आप याद रखें। आपसे सवाल दोस्तों एसएससी बहुत डीप जाकर पूछता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा कतर दोहा में हुआ था। कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। किसको हराकर जीता था? फ्रांस को हराकर जीता था। और दोस्तों लियोनेल मेसी की अध्यक्षता में अर्जेंटीना जीता, आपको याद होगा। और लियोनेल मेसी को दोस्तों कौन क्या मिला था? गोल्डन बॉल ये दोस्तों किसको मिली है? ये मिली है लियोनेल मेसी को। लेकिन गोल्डन बूट किसको मिला है? तो आपको याद रखना है किलियन एम्बापे। और ये कहाँ के खिलाड़ी? फ्रांस के। इसके अलावा अगर आपसे पूछा है गोल्डन ग्लव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गोल्डन ग्लव्स ये किसको मिले हैं? दोस्तों मार्टिनेज को मिले हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज कराता हूं, जैसे कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिक में। इसके दोस्तों हेड कौन है? इन्फेंटिनो। और दोस्तों फीफा किस गेंद से खेला गया था? तो आपको याद होगा अल रहेला। और दोस्तों किस कंपनी ने बनाई थी? एडिडॉस कंपनी ने बनाई थी। और इसका फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था? लुसेल स्टेडियम में खेला गया था। इतनी बातें आप नोट कर लें अपनी कॉपी के अंदर। कोई सा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी। एक और लल्लन टॉप सवाल आपकी परीक्षा का। कैप्टन शिवा चौहान, सुरभि जखमोला, अभिलाषा बराक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी ये कौन है? तो आपको याद रखना कैप्टन शिवा चौहान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों सुरभि जखमोला आपने नाम सुना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएं इनका संबंध किससे है। मैंने आपको 2 से 3 बार इसको नोट भी कराया था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लियोन में स्थित है, ज्यूरिक में स्थित है, मनीला में स्थित है, इटली में स्थित है? दोस्तों आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इसको इंटरपोल भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन में इंटरपोल भी लिख के आ सकता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है लियोन में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसकी 90वीं बैठक कौन से क्रम की? इसकी जो 90वीं बैठक है इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ये नई दिल्ली में होने वाला है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल भी आपसे बन सकता है आपकी परीक्षा में। ज्यूरिक में किसका मुख्यालय स्थित है? मैंने अभी आपको बताया फीफा का मुख्यालय स्थित है। किसका? फीफा का। मनीला में किसका मुख्यालय स्थित है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मनीला में स्थित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। आपको याद रखना है। इटली के वॉन शहर में किसका मुख्यालय स्थित है? तो आपको याद होगा UNFCCC। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इटली के वॉन शहर में स्थित है। इसको भी आप नोट करके रखें। यह सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप कमेंट करके बताएं WTO विश्व व्यापार संगठन इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं, गौरव द्विवेदी बने हैं, गिलवर्ट बने, विनीत कुमार बने हैं। ये चारों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO इसका दोस्तों नए महानिदेशक किसको बनाया गया? तो आपको याद रखना ये गिलवर्ट को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर तो आप स्टार लगा लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। बात करते हैं दोस्तों ILO इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। इसको भी आप नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। बात करते हैं दोस्तों शाहजी केवी ये कहाँ के बने? तो आपको याद होगा नाबार्ड के वर्तमान में हेड कौन बने हैं? शाहजी केवी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1984। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। और दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति। 1982 होगा दोस्तों, यहाँ 84 नहीं 1982। इसको आप ध्यान में रखें। शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और कौन सी सिफारिश पर हुई थी? शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। गौरव द्विवेदी ये कौन बने? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। प्रसार भारती
प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने? गौरव द्विवेदी। विनीत कुमार ये कौन बने? केवीआईसी यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने? विनीत कुमार। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने चारों नाम अच्छे से नोट कर लिए होंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, भागीरथी नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बांध मैं आपको नोट करा देता हूँ, उनको आप नोट कर लें। टिहरी बांध ये किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों बताते हैं आपको कृष्णा नदी पर क्या क्या स्थित है। तो आपको याद रखना अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। एक नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। महानदी यहां पर दोस्तों क्या है? हीराकुड बांध, हीराकुड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर। इसके अलावा कावेरी नदी पर क्या स्थित है? मैटूर बांध, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। और यहीं पर दोस्तों एक चीज है शिव समुद्रम जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। शिव समुद्रम जल प्रपात, इसको भी आप नोट कर लें। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। पेरियार नदी पर कौन सा बांध स्थित है? पेरियार, पेरियार नदी पर एक बांध स्थित है इडुक्की, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित है। इतने बांध आप नोट कर लें, कोई ना कोई सवाल आपसे पूछा जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहता है कि गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रथम चांसलर कौन है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वडोदरा गुजरात। इसके प्रथम चांसलर किसको बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव को, ऋतुराज अवस्थी को, नितिन गुप्ता को, तपन कुमार डेका को। तो आपको नोट कर लेना है गति शक्ति विश्वविद्यालय, इसका पहला चांसलर किसको बनाया गया है? अश्विनी वैष्णव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। और आपसे यह भी पूछा सकता है ये कहाँ पर स्थित है? वडोदरा गुजरात में स्थित है। इतनी चीजें आपको याद रखनी, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऋतुराज अवस्थी हमने डिस्कस कर लिया था अभी। नितिन गुप्ता ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद होगा नितिन गुप्ता मैंने आपको बताया भी था, सीबीडीटी, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन कुमार गुप्ता बने हैं इसके निदेशक, इसको भी आप नोट कर ले। तपन कुमार डेका आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना तपन कुमार डेका। इतने नाम आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल कहा गया कि विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन बना है? इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दबंग दिल्ली, जयपुर पिंक पैंथर्स, पुनेरी पल्टन, भारतीय रेलवे। तो आपको याद रखना विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 इसका दोस्तों विजेता कौन बना है? जयपुर पिंक पैंथर्स। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया है? पुनेरी पल्टन को हराया है, यानी कि उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। उप विजेता कौन है? पुनेरी पल्टन। विजेता कौन है? जयपुर पिंक पैंथर्स। और आपसे पूछा सकता है कि कौन सा सीजन था? ये दोस्तों 9वां सीजन था, यानी कि 9वें क्रम का था। इसको भी आप नोट कर लें। अब बात करते हैं 8वें क्रम का विजेता कौन था? तो आपको याद होगा दबंग दिल्ली। आपसे ये भी पूछा सकता है, आपसे प्रश्न 8वें क्रम का भी पूछा सकता है, आपसे 9वें क्रम का भी पूछा जा सकता है। आप दोनों याद रखेंगे। 8वां किसने जीता था? दबंग दिल्ली। 9वां किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से चोल वंश का संस्थापक कौन था? स्टैटिक जी के हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कडफिसर, सिंह विष्णु, बिंबसार, विजयानंद। दोस्तों चोल वंश इसके संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताएं आप। चोल वंश के संस्थापक कौन है? बिंबसार, सॉरी दोस्तों विजयानंद। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब होगा। चोल वंश के शासक कौन है? विजयानंद। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शासक को लेकर। कडफिसर ये दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं? कुषाण वंश, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कडफिसर। सिंह विष्णु ये किसके हैं? पल्लव वंश के, पल्लव वंश। और दोस्तों बिंबसार ये किसके हैं? तो आपको याद रखना हर्यक वंश। अब आप कमेंट करके बताएं दोस्तों सैयद वंश, सैयद वंश।
सैयद वंश के संस्थापक कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। जितने सवाल दोस्तों मैंने आपको कमेंट करने के लिए बोले हैं, आप सबका जवाब एक लाइन से बताइएगा, ताकि दोस्तों ये सब सवाल आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएं और आप 100% सही करके आएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और जो लोग SSC के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके पास वीडियो शेयर अवश्य कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला होने वाली है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 24 दिसंबर, 15 मार्च, 24 जनवरी, 16 मार्च। ये चारों तिथियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाते हैं? 15 मार्च को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है ये मनाते हैं 24 दिसंबर को। और दोस्तों विश्व वाला कब है? ये 15 मार्च को। 16 जनवरी क्या मनाते हैं, तो आपको याद रखना स्टार्टअप दिवस, स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? 16 जनवरी को। और दोस्तों कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये मंत्रालय भी आप याद रखें, आपसे प्रश्न पूछा गया है SSC GD की परीक्षा में। ये स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना 16 जनवरी को। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। 16 मार्च को क्या मनाते हैं? वैक्सीनेशन डे, इसको भी आप थोड़ा याद रखें। टीकाकरण दिवस है। अब आप कमेंट करके बताएं। 23 जनवरी इसको दोस्तों पराक्रम दिवस मनाते हैं, लेकिन दोस्तों किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है कि ई समाधान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? खादी ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ई समाधान पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यूजीसी इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कौन सा? ई समाधान पोर्टल है दोस्तों। खादी ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC अधिनियम कब का है? 1956 का अधिनियम है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गलती मत करके आइएगा, शिक्षा मंत्रालय मत लगा के आइएगा। नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है खादी ग्रामोद्योग आयोग ने। और अधिनियम कब का? 1956। इसके हेड कौन है? मैंने अभी आपको बताया, विनीत कुमार। नीति आयोग इसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। ई अमृत पोर्टल ई अमृत पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? दोस्तों वर्तमान समय में कौन है? रेखा शर्मा। अगर आपसे पूछा राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रेखा शर्मा। पहली कौन थी? जयंती पटनायक। इसको भी आप ध्यान में रखें, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो मैंने आपको बताए। इनमें से दोस्तों सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने की प्रबल संभावना है। इसको आप अच्छे से देख कर जाएं। 100% यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल आपको मिलने वाले हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपके आगामी सारी परीक्षाओं के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।